हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपीएसआई के लिए जीएस का सेट नंबर 2 देखेंगे। यूथ कंपटीशन टाइम्स थे। फिलहाल मैं हर सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियो भी बनाऊंगा और एक कंबाइंड पेपर का जो सेट होता है जिसमें चारों सब्जेक्ट होंगे उस तरह से भी वीडियो में अपलोड करूंगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज का पहला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था। तो क्वेश्चन वो 48 का जो आंसर होगा वह होगा लोथल, ऑप्शन नंबर सी। लोथल जो था यह भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है और इसकी खुदाई जो है आर.एस. राव के नेतृत्व में 1955 में की गई थी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी। तो दिल्ली से दौलताबाद लेकर के कौन गया था? मोहम्मद बिन तुगलक गया था, ऑप्शन नंबर बी। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजगद्दी पे बैठने के बाद इसने कुछ इंपॉर्टेंट काम किया, जैसे कि पहला तो इसने दुआब में कर वृद्धि कर दिया। दूसरा क्या किया, इसने राजधानी परिवर्तन किया। तीसरा क्या किया कि इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। और चौथा जो इंपॉर्टेंट काम किया था वह खुरासान और कराचील का अभियान किया। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 वर्ष 1498 में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की। तो यह समुद्री मार्ग की खोज करने वाला कौन था? यह था वास्को डी गामा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? ये पहुंचा था 17 मई 1498 को। और उस समय जो है कहाँ ये पहुंचा था? कालीकट। ठीक है ना। और वहाँ का शासक कौन था? उस समय शासक था वहाँ का जमोरिन। क्वेश्चन नंबर 44 में ये कह रहा है, संविधान सभा का पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो जो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर को किसको चुन लिया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि स्थायी अध्यक्ष होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है। तो यह विशेष प्रावधान कहाँ है? 6वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 ये कह रहा है, हमारे संविधान के अनुसार भारत क्या है। तो हमारे संविधान के जो अनुसार जो भारत है वह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ऑप्शन नंबर बी। और ये कब हुआ था? ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या जोड़ दिया गया था? प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 में ये है, यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसके पास है। तो ऐसा करने की शक्ति किसके पास है? ऐसा करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में यह है कि निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो लोकसभा की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वह थी मीरा कुमार। और मीरा कुमार कब बनी थी? 4 जून 2009 से 18 मई 2014 तक थी। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है। तो मैंग्रोव वन जो है वह सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? ये हैं पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और यहाँ के अभी मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ की मुख्यमंत्री हैं अभी ममता बनर्जी। और एक चीज़ और याद रखिएगा, एक दिवस मनाया जाता खेला होबे दिवस। खेला होबे दिवस कहाँ मनाया जाता है? ये भी पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में है, इनमें से कौन सा एक भारतीय बैंक नहीं है। तो इसमें से एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक और HSBC बैंक। तो ये जो HSBC बैंक है, ऑप्शन नंबर डी, ये भारत का बैंक नहीं है। आइए देखते हैं हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 51 में है, कौन सा नियम यह कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है। तो यह कौन सा नियम है? यह नियम है ग्रेसम का नियम, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानी जाती है। तो वर्ल्ड बैंक के नाम से कौन सी संस्था जानी जाती है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर ए। 52 में क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 53, पारसेक किसकी इकाई है। ये जो पारसेक है, पारसेक किसकी इकाई है। तो पारसेक जो होता है यह खगोलीय दूरी नापने की इकाई है, यानी यह दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। और सबसे बड़ी दूरी हमें कहाँ मिलेगी? खगोलीय दूरी मिलेगी। ठीक,
फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54। पानी का घनत्व खाली जगह पर सबसे अधिक होता है, यानी पानी का जो घनत्व होता है वह सबसे अधिक कब होता है, तो वह होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। ऑप्शन नंबर सी, 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का जो वो होता है, डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है वह सबसे अधिक होता है और वॉल्यूम सबसे कम होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। NaCl खाली जगह होता है, तो NaCl कैसा होता है, यह इसके अंदर जो होता है आयनिक बॉन्ड होते हैं, NaCl में आयनिक बॉन्ड होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में ये कहा जा रहा है हमसे, एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है। तो एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है, एसिटिक एसिड ही किसका नाम है, सिरका का। ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन 57। बेरी बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है। तो ये जो बेरी बेरी रोग होता है यह विटामिन B1 की कमी से होता है। याद रखिएगा, विटामिन की कमी से बहुत से रोग होते हैं और विटामिन B1 की कमी से जो रोग होता है वह होता है बेरी बेरी। और कभी कभी पूछा जाता है कि जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं, तो B और C ये जो दोनों होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं, और इनको छोड़ के बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे किस में घुलनशील हैं, वो फैट में घुलनशील होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 58। ट्रांसफार्मर इनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी कार्य कर सकता है, यानी ट्रांसफार्मर क्या क्या कर सकता है, केवल एक काम को छोड़ करके। तो ट्रांसफार्मर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 58 है, यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा सकता है, सही है। प्रत्यावर्ती धारा को बढ़ा सकता है, सही है। प्रत्यावर्ती ऊर्जा को बढ़ा सकता है, ये गलत है। और अगर ये गलत है तो यही हमारा ऑप्शन हुआ। और प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम कर सकता है, ये भी सही है। फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है, निम्नलिखित में से 1 किलोबाइट के तुल्य होता है। 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है, तो 1 किलोबाइट जो होता है वह 1024 बाइट्स के बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए दशमलव संख्या 106 को द्विपदी में परिवर्तित कैसे करेंगे। तो इसमें कैसे करेंगे, तो इसका हो जाएगा 1101010, यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। 61 में हमको क्या कह रहा है कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। तो आंवला सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित किया जाता है, यह प्रतापगढ़ में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 62। पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला पर है। तो पेरियार जो है यह कहाँ पे है, यह पश्चिमी घाट पे है। ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो गिद्धा जो है यह पंजाब का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी। गिद्धा पंजाब राज्य की नृत्य शैली है। यह महिला प्रधान नृत्य होता है, इसमें गाना भी होता है। कजरी एवं झूला उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं, जबकि जो ये छऊ है, छऊ जो है, कर्मा, चकवा, ये जो है बिहार के लोक नृत्य है। और भांगड़ा भी कहाँ का है, पंजाब का ही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। आलू में ब्लैक हर्ट किसके कारण होता है। आलू में जो ब्लैक हर्ट नाम की जो डिजीज होती है वह किसके कारण होती है, तो वह भंडारण में ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाए तो आलू में ब्लैक हर्ट नामक बीमारी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 65 ये कह रहा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट कैदी शिनाख्त अधिनियम की धारा 4 व 6 के अधीन अपराध का विचारण कौन करता है। तो यह कौन करेगा, 65 में मजिस्ट्रेट करेगा। वह भी कौन करेगा, प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट। ऑप्शन नंबर ए। आइए फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 66, सबसे अच्छा सवाल। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं, यानी जो सोनभद्र जिला है उसको कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, तो इसको 4 राज्यों की सीमाएं स्पष्ट करती हैं। और सोनभद्र यूपी का सबसे दक्षिणी जिला। ठीक। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में ये पूछा गया, भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 53 किस विषय से संबंधित है। तो 53 किससे संबंधित है, यह संबंधित है दंड से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 68। निम्न अपराधों में से किस एक अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत मृत्यु दंड संभावित है। पहला दे रहा है ए, धारा 122 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के उद्देश्य से हथियार जमा करना, लोग इत्यादि जुटाना। ठीक। और दूसरा क्या कह रहा है,
कि 194 ऐसे झूठ सबूत गढ़ना या पेश करना जिससे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड हो सके, जिसकी वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति को अपराधी ठहराकर उसे मृत्युदंड दिया जाए। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपका 68 में, क्वेश्चन नंबर 68 में सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ बी सही है, ये बी वाला पॉइंट सही है और ए वाला पॉइंट सही नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में ये है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2015 के एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की तालिका में जोड़ा गया? तो इसमें किसको जोड़ा गया है? तो ये देखिए, पहले आपको क्या दे रहा है? आर्थिक अथवा सामाजिक बहिष्कार करना अथवा उसकी धमकी देना। दूसरा दे रहा है कि मैला ढोना अथवा पशु या मानव शव उठाने के लिए बाध्य करना। तीसरे में लिखा हुआ है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को जाति के नाम से सार्वजनिक तौर पर गाली देना। और चौथा दे रहा है किसी सम्मानित एवं दिवंगत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का अपमान करना अथवा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के विरुद्ध द्वेष भाव को बढ़ाना। तो इसमें आपका सही क्या हो जाएगा? इसमें जो है ये चार की चारों बातें सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 70, ये जो एक सिंबल दिया गया है, यह सिंबल किस चीज़ का प्रतीक है? तो यह जो सिंबल है, यह सिंबल आपको क्या बताता है? यह सिंबल आपको ये बताता है कि आगे रास्ता घूम कर है, क्योंकि गोल गोल बना हुआ है ना, तो ये बताता है कि आगे रास्ता गोल गोल घूम रहा है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। 71 में है निम्नलिखित में से कौन सूचना का अधिकार RTI अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त नहीं कर सकता? पहला, भारत में निगमित कंपनी, दूसरा गैर सरकारी संगठन और तीसरा विदेशी। तो इसमें केवल ABC ये तीन के तीनों में से कोई भी सूचना के अधिकार के तहत सूचना प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में ये है कि एक मानवाधिकार कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई किस जनहित याचिका ने इस बात पर बल दिया कि चिकित्सा के पेशे से जुड़े हुए हर सदस्य का यह सर्वोपरि दायित्व है कि वह किसी भी प्रक्रियागत औपचारिकता की प्रतीक्षा न करके हर घायल नागरिक को जल्द से जल्द चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराए? तो यह कौन सा बात था? यह था परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में ये है कि किस न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कलात्मक स्वतंत्रता के नाम पर महात्मा गांधी जैसी ऐतिहासिक रूप से सम्मानित व्यक्तित्व के खिलाफ अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो यह किस वाद में कहा गया था? यह कहा गया था देवीदास बनाम महाराष्ट्र राज्य। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। इसको भी बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्वेश्चन नंबर 74 में आपसे ये कहा गया कि भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? जब तक हमारा अपना संविधान लागू नहीं हो पाया था तब तक हमारे यहाँ किसका संविधान चलता था, ये पूछा जा रहा है। तो ये किसका चलता था? भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 75, संसद सत्र से खाली जगह से आरंभ होता है। तो संसद का जो सत्र होता है वह कब से आरंभ होता है? तो वह आरंभ होता है, संसद सत्र कब से आरंभ होता है? तो यह आरंभ होता है दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का एक हिस्सा है? संघ सूची का एक हिस्सा है, तो कौन सा हिस्सा होता है? वह होता है औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित विवाद, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 77, बाबा गुरु नानक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो बाबा गुरु नानक अंतर्राष्ट्रीय जो विश्वविद्यालय है यह कहाँ बन रहा है? यह बन रहा है ननकाना साहिब में, ऑप्शन नंबर डी। और ये ननकाना साहिब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। ठीक है ना, और ये इस समय पाकिस्तान में है भी। क्वेश्चन नंबर 78, केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। यह विधेयक
किस अधिनियम का स्थान ले सकता है? तो यह जो विधेयक है यह किसका स्थान लेगा? तो यह लेगा आपका अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 79, जुलाई 2019 में राष्ट्रीय खनिज स्वास्थ्य संस्थान एवं ICMR राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान का विलय किस मंत्रालय के अंतर्गत किया जा रहा है? तो यह किसके अंतर्गत किया जा रहा है? यह कर दिया जा रहा है खान मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। 24 जुलाई 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा खान मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय खनिज स्वास्थ्य संस्थान एवं राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान के विलय की मंजूरी दे दी गई है। फिर देखिए, ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कह रहा है। 80 में ये कहा जा रहा है कि छोटे शहरों और कस्बों के लिए लाइट अर्बन रेल ट्रांजिट सिस्टम मेट्रो लाइट शुरू की जाने वाली है। मेट्रो लाइट से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो हमें ये बताना है कि इन सभी में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य इसमें क्या है? देखिए, इसमें जो मेट्रो लाइट ट्रेन की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगी यह गलत है और यही सही है। बाकी क्या है, जो ये मेट्रो लाइट होगी इसमें ट्रेन के 3 कोच होंगे, ये सही है। मेट्रो लाइट मौजूदा मेट्रो प्रणाली से सस्ती होगी, ये भी सही है। और इस ट्रेन में 300 यात्री यात्रा कर सकते हैं, यह भी सही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने GS के सेकंड पार्ट को भी कंप्लीट किया और अगला पार्ट भी बहुत जल्दी ही आएगा। हम लोग इसको कंटिन्यू करते रहेंगे और UPSI में यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना बनाएगी। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।